नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। अफगान भारत मैत्री बांध के उद्घाटन के बाद कतर पहुंचे प्रधानमंत्री। भारतीय कामगारों की दिक्कतों को हल करने का दिया भरोसा। कतर के अमीर शेख तमीम से बातचीत आज। आर्थिक रिश्तों पर होगा जोर। हरियाणा में आज से जाट आंदोलन। पुलिस समेत अर्धसैनिक बलों की 48 कंपनियां तैनात। सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। कई जिलों में धारा 144 लागू। मथुरा के जवाहर बाग से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव की मौत की पुष्टि। आयुक्त स्तरीय जांच आज से शुरू। विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग। उत्तर भारत में गर्मी ने छुड़ाए पसीने। राजस्थान में 6 जगहों पर पारा 45 डिग्री के पार। यूपी में धूल भरी आंधी से एक की मौत। ओडिशा में बारिश से राहत। और सेरेना विलियम्स का सपना टूटा। मुगुरुजा ने जीता फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब। पुरुष एकल के फाइनल में आज जोकोविच और मरे आमने सामने। खबरें विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर में हैं। दोहा पहुंचने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय कामगारों से मुलाकात की। उन्होंने कतर में रहने वाले भारतीय कामगारों को यह आश्वासन दिया है कि वो खाड़ी देशों के नेताओं के साथ होने वाली बातचीत के दौरान उनकी समस्याओं को उठाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें भारतीय कामगारों और उन्हें यहाँ लाने वाली कंपनियों को आने वाली दिक्कतों की जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ विस्तृत वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत और ऊर्जा संपन्न कतर के बीच आर्थिक रिश्तों और विशेषकर हाइड्रोकार्बनिक क्षेत्र के संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज कतर के व्यावसायिक समुदाय को भी संबोधित करेंगे। एक लंबी सूची मुझे बताई गई कि आप लोगों के ये प्रॉब्लम है। मैंने इन सबको गौर से देखा है। मुझे विश्वास है कि आपकी जो छोटी मोटी चीजें हैं, आपकी जिसके लिए आपकी अपेक्षा है कि कुछ नियमों में बदलाव हो, कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तरफ से भरसक प्रयास रहेगा। आपकी कठिनाइयों के रास्ते खोजने में मैं भी आपका एक साथी बन के काम करूंगा। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हेरात में अफगान भारत मैत्री बांध का उद्घाटन किया। उन्होंने अफगानिस्तान को हर एक क्षेत्र में मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के बीच कई संभावनाओं पर बातचीत हुई। इस मौके पर उन्हें अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। 5 देशों की यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अफगानिस्तान के हेरात पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ सलमा बांध का उद्घाटन किया। उन्होंने इस बांध का नाम अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम रखने के लिए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अफगानिस्तान के विकास में एक बड़ा कदम साबित होगा। द डैम इज ए जनरेटर नॉट जस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ऑल्सो ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड बिलीव इन द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। 1700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ सलमा डैम अफगानिस्तान के बड़े हिस्से को पीने का पानी मुहैया कराएगा। इसे तैयार करने में भारत ने आर्थिक सहयोग तो दिया ही, भारतीय इंजीनियरों ने भी इसमें मदद की। डैम से 75,000 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई हो सकेगी। इससे 42 मेगावाट बिजली पैदा करने की भी योजना है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि इससे अफगानिस्तान के लोगों का 30 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत हर तरह की परिस्थितियों में अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। On international platforms and in regional forums will speak in one voice for the Afghan right of a peaceful, prosperous, united, inclusive and democratic nation. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अशरफ गनी से सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर हैं। यहां से वो कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मैक्सिको जाएंगे। उनकी यात्रा का मकसद इन देशों के साथ व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा को विस्तार देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और जाट आंदोलन की चेतावनी के बाद से हरियाणा एक बार फिर से अलर्ट पर है। आंदोलन से निपटने के लिए हरियाणा में 4,800 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा केंद्र से 15 और टुकड़ियों को बुलाया गया है। सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और राज्य में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं व्यापारियों ने आंदोलन को रोकने की मांग की है। हरियाणा में आज से एक बार फिर जाट आंदोलन की आहट सुनाई दे सकती है। जाट समुदाय के नेताओं के एक वर्ग ने आरक्षण के लिए आज से विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार और पुलिस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सुरक्षा बलों को सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जींद, पानीपत और कैथल जैसे संवेदनशील जिलों में तैनात कर दिया गया है। इस बार 15 जगहों पर ही आंदोलन की मंजूरी दी गई है। राज्य के कई जिलों में धारा 144 भी लागू है। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायतें हैं, जिनमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार का अगर डैमेज पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को होता है तो उपद्रवियों से ही उसकी रिकवरी की जाए, ये भी नोटिस हमने सभी को दिए हैं। और जितने भी लीडर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं वो भी इकट्ठी की जा रही हैं। पिछली बार आंदोलन के दौरान फैली अराजकता को ध्यान में रखते हुए इस बार हरियाणा सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। राज्य में अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए कई जगहों पर मॉक ड्रिल की गई। तैयारी हमारी सारी फोर्स बिल्कुल तैयार खड़ी है। उनकी लगातार रिहर्सल कराई जा रही है, उनको ड्रिल करवा रहे हैं हम लोग। इसके अलावा जो प्रोसीजर है राइट कंट्रोल का, उसको प्रोसीजर को दोबारा समझाने के लिए आज एक बार फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस वाले जो अधिकारी हैं, इनकी सबकी एक बार प्रैक्टिस कराई गई है। हालांकि इस बार जाट आंदोलन की ताकत शुरू होने से पहले ही घट चुकी है, क्योंकि इस बार खाप पंचायतों और जाट युवा एकता मंच ने आंदोलन से अपना हाथ खींच लिया है। वहीं जाट नेताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का भरोसा दिलाया है। 5 तारीख से जो धरने होंगे वे बिल्कुल कंट्रोल होंगे। जो मेन शहरी क्षेत्र फरीदाबाद, पलवल का शहरी क्षेत्र, गुड़गांवा और सोनीपत में शहरी क्षेत्र, किसी भी शहर में हम कोई धरना या कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे जिससे दूसरी जातियों के लोगों को मौका मिले। फरवरी में आरक्षण की मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल मार्गों को बाधित किया गया था। तोड़फोड़ की वजह से हजारों करोड़ की संपत्ति बर्बाद हो गई थी। हिंसा की वजह से 30 लोगों की मौत भी हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जमीन घोटाले और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से बातचीत के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से का इस्तीफा मंजूर हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की जांच का जिम्मा हाईकोर्ट के पूर्व जज को सौंपा है। वहीं खड़से ने खुद को बेकसूर बताते हुए मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया है। विपक्ष के दबाव और पार्टी आलाकमान के आदेश के बाद महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने आखिर पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें फैसले की जानकारी दी। हालांकि इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र बीजेपी उनके साथ खड़ी नजर आई। हमारे नेता एकनाथ जी खड़से ने एक उच्च परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से रखी है, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री के पास राजीनामा देने की पेशकश की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ डटकर खड़ी है और हमारा मानना है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एकनाथ खड़से ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए मीडिया ट्रायल पर आपत्ति जताई। खड़से ने कहा कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। आणि या ठिकाणी जे भारतीय जनता पार्टी आणि सरकारला बदनाम करण्याचं काम या ठिकाणी करण्याचं जे चालू आहे, यामध्ये म्हणून मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना विनंती केलेली आहे की या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे। या माध्यमातून चौकशी होऊन जसं काही पूर्वीच्या कालखंडामध्ये। वहीं इस मामले में विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है। उन पर सीधे तौर से आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन पर पद के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी बाकायदा उनके और दाऊद इब्राहिम से अगर कोई संबंध है उग्रवादियों से तो उनकी जुडिशियल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और जरूरत हो तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए, मैं तो कहूंगी कि ये पहली हमारी कामयाबी है। उसमें मैं उसको पार्ट ए और पार्ट बी में स्प्लिट करूंगी। पार्ट ए अभी हमें मिला है, पर पार्ट बी जब तक मुझे उनके इंक्वायरी के ऑर्डर्स नहीं मिलते तब तक मेरा जो उपोषण है वो चलता रहेगा।
एकनाथ खड़से पर पिछले 2 हफ्ते से इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा था। उन पर पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ फोन पर बातचीत करने और फिर जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी 2 दिन पहले दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष को रिपोर्ट दी थी। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर मोर्चा खोल रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने मथुरा हिंसा के मुख्य आरोपी रामवृक्ष के मरने की पुष्टि की है। गुरुवार को हुई हिंसा में मरने वालों में रामवृक्ष भी था, जिसकी पहचान उसके सहयोगियों ने की। वहीं बीजेपी और बीएसपी ने इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। साथ ही इस हिंसा में शहीद एसपी के परिजनों ने भी सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। मथुरा के जवाहर बाग में हुई हिंसा के बाद शनिवार को बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने अस्पताल जाकर घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इसके बाद वो झड़प में मारे गए एसपी मुकुल द्विवेदी के घर गईं और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसका पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए, उनका कहना है, उनका डिमांड है, क्योंकि ऐसे ही कोई भी बराबर बताता नहीं है कि क्या हुआ कैसे करके। द इंक्वायरी शुड बी डन एंड ऑल्सो द मुआवजा जो भी देने की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आगे के जीवन व्यतीत करना है। शी इज ए यंग लेडी। हेमा मालिनी जवाहर बाग भी गई थी, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। इस बीच राज्य सरकार ने शहीद हुए पुलिस अधिकारियों के परिवार को 50-50 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही सरकारी नौकरी देने का वादा किया। वहीं इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीएसपी और बीजेपी समेत दूसरे दलों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मुझे लगता है कि इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है और उत्तर प्रदेश के शासन को इसके लिए पूरी तौर से उत्तर देना पड़ेगा और ये भयावह घटना है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी इसमें कमजोरी दिखाई है और केंद्र सरकार भी जो उनकी इंटेलिजेंस विंग के ओर से पता लगाना चाहिए था, क्योंकि ये सारे सेंसिटिव एरियाज हैं। हम इसलिए चाहते हैं कि ये सब घटनाओं के अंदर एक सर्वोत्तम जांच हो और ये जांच बेहतर यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के कोई एक जज के तहत ये जांच एक टाइम बाउंड जांच करवाइए। ये सब हुआ कैसे, इसके अंदर इंटेलिजेंस अपैरेटस का लैप्सेस कितने बड़े हुए हैं। पुलिस और जवाहर बाग में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों के बीच गुरुवार को हुए जबरदस्त संघर्ष में एक पुलिस अधीक्षक और एक थाना प्रभारी सहित 24 लोग मारे गए। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है और 320 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अब मिशन यूपी में जुट गए हैं। कल उन्होंने लखनऊ और कानपुर में पार्टी सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने ये दावा किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इस मौके पर उन्होंने जहां केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को जमकर घेरा। मथुरा में हिंसा की घटना पर अमित शाह ने उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से नैतिकता के आधार पर मंत्री शिवपाल यादव से इस्तीफा लेने की मांग की। अपने क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष असला बारूद बंदूकें लेकर पुलिस पर हमला करेगी और सचिवालय में बैठकर मंत्री उनका संरक्षण करेंगे, उन पर गोली नहीं चलाने देंगे। मैं कहना चाहता हूं, जरा भी शर्म बची है नेताजी में तो उन्होंने शिवपाल का इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। और वहीं बिहार में इंटर की परीक्षा में गड़बड़ी की बात सच साबित हो गई है। 13 छात्रों में से 2 सौरभ श्रेष्ठ और राहुल कुमार का रिजल्ट रद्द कर दिया गया। दोनों टॉपर की सूची में पहले और तीसरे नंबर पर थे। गड़बड़ी की शिकायत आने के बाद से 13 छात्रों की परीक्षा फिर से ली गई। सौरभ और राहुल इसमें फेल हो गए। वहीं आर्ट्स में टॉपर रूबी रॉय परीक्षा देने नहीं आई। उनके पिता एक चिट्ठी लेकर पहुंचे, जिसके बाद उसे 1 सप्ताह का वक्त दिया गया। बिहार बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए विष्णुदेव रॉय कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। सौरभ ने इसी स्कूल से परीक्षा दी थी। अब बोर्ड ने इंटरव्यू के बाद टॉपर घोषित करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कल फिर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए।
सुरक्षा कर्मियों पर 24 घंटे के भीतर ये दूसरा बड़ा हमला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने बिजबेहरा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 24 घंटे के भीतर आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर दूसरा हमला किया। मुठभेड़ में 2 पुलिस जवान शहीद हो गए। हमले में शहीद पुलिसकर्मियों में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाशिर अहमद और कांस्टेबल रियाज अहमद शामिल हैं। दोनों को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। We have taken a number of remedial steps. More troops have been inducted there, and we are also in the process of strengthening our security fences and borders. हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं अमरनाथ यात्रा पर हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी बढ़ाने की बात कही है। देखिए, इनपुट्स तो हैं कि उस पे हमले की आशंका है, और जैसा आपको विदित है, बीएसएफ श्री अमरनाथ जी यात्रा की गार्डिंग करती है, एंड हमेशा की तरह हम तैयार हैं और पूरी व्यवस्था की जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये यात्रा इंसिडेंट फ्री होगी। इससे पहले शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा में बीएसएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। हमले में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि बीएसएफ जवान समेत 6 लोग जख्मी हुए थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने बिजबेहरा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अनंतनाग में 22 जून को चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यहां से चुनाव मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर एनआईए को पाकिस्तान दौरे की अनुमति नहीं दी गई तो ये विश्वासघात होगा। गृह मंत्री ने कहा कि एनआईए के दल के दौरे की अनुमति देकर पाकिस्तान को ये साबित करना चाहिए कि वो आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि ये बात साबित हो चुकी है कि पठानकोट एयरबेस के हमलावर पाकिस्तान से ही भारत आए थे और भारत ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है। अब भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे एनआईए को भी पाकिस्तान जाने की मंजूरी पाकिस्तान देगा, और मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि यदि हमारी एनआईए को पाकिस्तान जाने की मंजूरी यदि पाकिस्तान नहीं देता है तो भारत के साथ धोखा होगा, बिट्रेयल। और इस बीच पाकिस्तान ने जासूसी के कथित आरोपों में गिरफ्तार भारतीय कुलभूषण जाधव को राजनयिक सहायता देने के भारतीय अनुरोध को ठुकरा दिया। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान सरकार जाधव को राजनयिक सहायता देने के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान जाधव को रॉ का एजेंट बताता रहा है, जबकि भारत के मुताबिक जाधव पहले नौसेना में थे, लेकिन अब उनका सरकार से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में जबकि भारत ने 48 सदस्यीय परमाणु समूह एनएसजी की सदस्यता के लिए अभियान तेज कर दिया है, चीन इसमें एक बार फिर से अड़ंगा लगाने की कोशिश में है। चीन ने कहा है कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में नए सदस्यों को प्रवेश देने पर अभी सहमति नहीं है और इस पर बातचीत जारी है। पीटीआई को दिए एक लिखित जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों को सदस्यता देने पर चर्चा अभी भी जारी है। चीन ने कहा है कि एनएसजी अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार व्यवस्था का हिस्सा है और एनपीटी पर हस्ताक्षर इसकी एक पूर्व शर्त बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में कांगो नागरिक की हत्या और अफ्रीकी छात्रों पर हुए हमले को लेकर चिंता जताई है। शनिवार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि ऐसे मामले हों तो चिंताएं बढ़ जाती हैं, लेकिन हम सभी देशों में सहिष्णुता और आपसी मेलजोल को बढ़ावा देते हैं। कुछ दिनों पहले दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में कांगो के ओलिवर की हत्या की गई थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफ्रीकी छात्रों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दिया था। और नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच माओवादी नेता प्रचंड कुमार दहल ने कहा है कि अगर नेपाल की प्रमुख पार्टियों में सहमति बनती है तो वो प्रधानमंत्री बनने को तैयार है। प्रचंड ने कहा कि वो सत्ता पाने के लिए बेताब नहीं है और तभी प्रधानमंत्री पद स्वीकारेंगे जब मधेशी दलों समेत प्रमुख पार्टियां इसके लिए राजी हों। पिछले साल अक्टूबर में प्रचंड और प्रधानमंत्री केपी ओली के बीच 9 सूत्रीय समझौता हुआ था। इसके तहत इस साल का बजट पेश करने के बाद सत्ता प्रचंड को हस्तांतरित होनी थी। पिछले महीने प्रचंड ने ओली सरकार से समर्थन वापस भी ले लिया था, लेकिन बाद में यू टर्न ले लिया।
उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। शनिवार को उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई जगह धूल भरी आंधियां चली। शनिवार को राजधानी दिल्ली के अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान के कई शहरों में अब भी तापमान 45 डिग्री से ऊपर है। शनिवार को यहां फलौदी और श्रीगंगानगर में 46.5 डिग्री तापमान रहा। हरियाणा के हिसार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के झांसी में तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस था। जबकि शाहजहांपुर में आंधी से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बिहार और हिमाचल प्रदेश में भी तापमान 40 के आसपास है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से केरल में अच्छी बारिश हो सकती है। जून के दूसरे हफ्ते से बंगाल और उड़ीसा में भी मानसून की बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश से दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा है। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, बेल्जियम और चीन में बाढ़ से भारी तबाही मची है। फ्रांस में ऐसी बाढ़ 100 साल पहले 1910 में आई थी। राहत की बात यह है कि सीन नदी का स्तर धीरे धीरे अब कम होने लगा है। सैलानियों से गुलजार रहने वाला फ्रांस का एफिल टावर पानी से घिरा है। सीन नदी पर अल्मा पुल में बनी मूर्ति पानी में डूब चुकी है। लोगों को जिंदगी के लाले पड़े हैं। पेरिस की जिन गलियों में गाड़ियां दौड़ा करती थी, वहां नाव चल रही हैं। दुनिया के सबसे मशहूर लोयर म्यूजियम पर भी बाढ़ ने कर्फ्यू लगा रखा है। संग्रहालयों में रखी कलाकृतियों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। Alors, on essaye d'aider les gens pour rentrer chez eux, pour les personnes âgées. Là, pas longtemps, on a livré le repas pour les personnes âgées. Parce qu'ils sont bloqués carrément, quoi. सीन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी का स्तर 30 सालों में सबसे ऊंचा चला गया है। राहत की बात यह है कि पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा है। Paris, la Seine continue de monter lentement, mais vient d'atteindre les 6 mètres 04 à Austerlitz à 16h. Et 6,05 à 17h. Et 6,05, donc ça fait quand même 1 centimètre. जर्मनी में मलबे में दबी कारें इस बात की गवाह हैं कि सैलाब कितना खौफनाक रहा होगा। पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। हजारों लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। फिलहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाढ़ पीड़ित इलाकों में राहत पहुंचाने की है। वहीं दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी बारिश के आगे बेबस नजर आ रहा है। नदियों का उफान इस कदर है कि सड़कें जलमग्न हो गई हैं। टेक्सास में बारिश से 5 फौजियों की जान चली गई है। That we recovered our 4 missing soldiers. Tragically, all 4 of those soldiers are deceased, and we've lost in this incident 9 of our great soldiers. वहीं चीन के ताइपे में कुदरत का कहर कुछ इस तरह बरसा कि जिंदगी थम सी गई। एयरपोर्ट बंद होने से उड़ानें रद्द करनी पड़ी। वहीं जियांशी प्रांत में 177 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। 我们现在落实了这个应急抢险队伍，那么目前我们有300支专业应急抢险队伍，它是随时待命的。 बाढ़ ने बेल्जियम में भी भारी तबाही मचाई है। मौसम विभाग ने फ्रांस और जर्मनी में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है। ये खतरा यूरोप के कई और शहरों पर भी मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर तूफान के बाद भारी बाढ़ आ गई है। इससे न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के कई इलाकों में पानी भर गया है। तूफान के असर से इन इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में तो 200 मिलीमीटर तक बारिश हुई और 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ब्रिस्बेन में एक कार दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान के असर से रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। न्यू साउथ वेल्स में करीब 8000 घरों में बिजली गुल है। लीबिया और इटली के बीच समुद्र में शरणार्थियों की मौत का सिलसिला जारी है। शनिवार को भूमध्य सागर में नाव डूबने से कम 130 लोगों की मौत की खबर है। रेड क्रॉस ने कहा है कि पिछले 2 दिन में उसे लीबिया के पास समुद्र तट से 128 शरणार्थियों के शव मिले हैं। इससे पहले मंगलवार को इटली के पास समुद्र से 116 लोगों के शव मिले। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस साल 1 लाख से ज्यादा लोगों ने लीबिया से यूरोप में दाखिल होने की कोशिश की। इनमें से महज 40,000 ही सुरक्षित समुद्र पार कर पाए। और सीरिया में सरकारी सेनाओं को आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट और विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी सफलताएं मिली हैं। सेना ने यह दावा किया है कि उसने रक्का प्रांत में पिछले 3 दिन के दौरान इस्लामिक स्टेट के 26 लड़ाके मार गिराए।
रूसी विमानों की गोलाबारी के बीच सरकारी सेना अगस्त 2014 के बाद पहली बार रक्का प्रांत में दाखिल हुई। इधर हमा प्रांत के अथेरिया में भी सरकारी सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। रक्का सीरिया में इस्लामिक स्टेट का सबसे बड़ा गढ़ है और आतंकवादी संगठन इसे अपनी राजधानी मानता है। इधर अमेरिकी विमानों की गोलाबारी के बीच रक्का के पास के कई इलाकों पर कुर्दिश मिलिशिया भी इस्लामिक स्टेट को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। और स्पेन की गरबाइन मुगुरुजा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। मुगुरुजा ने फाइनल में सेरेना विलियम्स को 7-5, 6-4 से पराजित किया। वहीं पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज ब्रिटेन के एंडी मरे का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। वरिष्ठ अभिनेत्री सुलभा देशपांडे का शनिवार को उनके मुंबई स्थित घर पर निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रही सुलभा 79 साल की थीं। उन्होंने मराठी और हिंदी रंगमंच के अलावा मराठी और हिंदी की कई फिल्में भी की। इनमें तमन्ना, विरासत, याराना, खून भरी मांग और इंग्लिश विंग्लिश जैसी कई सफल फिल्मों के नाम शामिल हैं। अच्छा, हाँ माँ। क्या नाम है? पिंकी। माँ बाप क्या करते हैं? माँ, उसके डैडी का बहुत बड़ा बिजनेस है गोवा में। क्या है, लड़की तो तैयार है, नो प्रॉब्लम। एक बार कॉलेज खत्म हो जाए तू जाके उसके डैडी मम्मी से शादी की बात कर लेना। लगता है तू पहले से प्लानिंग करके आया है। तुमने गणेश की जान बचाकर मेरी जैसी गरीब को नई जिंदगी दी है। जब से मेरे बेटे और बहू को हत्यारों ने मार डाला, तब से यही मेरे जीने का सहारा है। आज तुमने भगवान बनकर मेरे को सहारा दिया। तू इतनी परेशानी में घिरा है बासु, और मैं भी एक बोझ बनकर यहाँ आ गई हूँ। माँ, सब ठीक हो जाएगा माँ। अच्छा वक्त गया ना तो बुरा वक्त भी जाएगा ना। तू बड़ा हिम्मत वाला है रे। அவங்களோட சந்தை மூர்த்தி அன்னைக்கு தீர்க்கதரிசி சொந்த ஊரில் அங்கீகரிக்கப்பட மாட்டான் நல்ல நாள இருந்தாலும்। यही है वो लड़की जिसके लिए तूने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, घर छोड़ दिया, माँ छोड़ दी। माँ, बेटे तूने प्यार किया है, प्यार, लेकिन ये लोग क्या जाने प्यार। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अफगान भारत मैत्री बांध के उद्घाटन के बाद कतर पहुंचे प्रधानमंत्री। भारतीय कामगारों की दिक्कतों को हल करने का दिया भरोसा। कतर की अमीर शेख तमीम से बातचीत आज, आर्थिक रिश्तों पर होगा जोर। हरियाणा में आज से जाट आंदोलन, पुलिस समेत अर्धसैनिक बलों की 48 कंपनियां तैनात। सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद, कई जिलों में धारा 144 लागू। मथुरा के जवाहर बाग से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव की मौत की पुष्टि। आयुक्त स्तरीय जांच आज से शुरू, विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग। उत्तर भारत में गर्मी ने छुड़ाए पसीने। राजस्थान में 6 जगहों पर पारा 45 डिग्री के पार। यूपी में धूल भरी आंधी से एक की मौत। उड़ीसा में बारिश से राहत। सेरेना विलियम्स का सपना टूटा, मुगुरुजा ने जीता फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब। पुरुष एकल के फाइनल में आज जोकोविच और मरे आमने सामने। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए तरकश।